हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि एक न्यू बिगिनर बैंकिंग एस्पिरेंट को जरूर जानना चाहिए ताकि वो एक ही अटेम्प्ट में इजीली बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करवाए। देखो, पढ़ते तो सभी है लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो याद रखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट दो जो बताऊंगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने फोकस किया इसीलिए मेरा फास्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। अभी 5 to 6 मंथ्स के प्रिपरेशन से सब कुछ प्रूफ भी दिया मैंने आपको कि कैसे मेरा हुआ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, इस पर आप लोगों का भी हेल्प मतलब आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहला देखो पॉइंट जो है कि आप लोगों को कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा करना है। अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओगे तभी डीआई में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो सभी प्रीलिम्स में मैं डीआई सबसे पहले करता था और स्पीड मैथ्स देन सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब सबसे पहले करता था और इन्हीं से मेरा अच्छा खासा स्कोर आता था। देखो, जिनको अरिथमेटिक नहीं आता है, अरिथमेटिक बहुत लोग होंगे इससे जिनको अरिथमेटिक नहीं आता है लेकिन उनका बैंकिंग क्लियर हो सकता है बैंकिंग एग्जाम। क्योंकि देखो, बिना अरिथमेटिक के अगर आप लोग डीआई और बाकी भी जितना भी स्पीड मैथ्स वगैरह है, नंबर सीरीज वगैरह है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको अगर अच्छे से कर पाओ तो आप लोग का एग्जाम क्लियर होने का पूरा चांस है। क्योंकि देखो, यहाँ पे डीआई, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, इनसे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और डीआई पूरा तो भाई डीआई सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज भी, इसके साथ साथ जो सिंप्लीफिकेशन है उसका भी, अप्रोक्सीमेशन उसका भी, कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डेली आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन कैलकुलेशन डेली करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन होगा, तो उससे आप लोगों का क्वांट्स में अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा। देन देखो, एक चीज़ देखो, स्क्वायर्स, क्यूब एंड परसेंटेज, ये कुछ नंबर्स का आप लोगों को याद रखना है। स्क्वायर में आप लोगों को बता दूँ 1 से 30 तक। अगर अब कोई कहे कि 22 का स्क्वायर क्या होता है 284, ये इजीली आप लोग को कह देना है। 24 का क्या होता है 576, 26 का क्या होता है 676, इसके बाद 25 का क्या होता है 625। मतलब ऐसे इजीली आप लोग को कह देना है। सो 1 से लेके 30 तक आप लोग को पूरा याद रखना है। तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि ये अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ चीज़ें और भी याद आ जाएगा। और एक तो है देखो, ऐसे 44 या फिर 59 ऐसे कुछ नंबर्स का अगर आ जाए ना, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तब क्या करना है, आप लोगों को स्क्वायर निकलने का जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है उनको फॉलो करना है। अगर ट्रिक नहीं पता तो बताना, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि जल्दी से जल्दी कैसे आप लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हो। लेकिन 1 से 30 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को रट्टा मार लेना है। फिर देखो, क्यूब का क्या करना है, क्यूब का 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को रट्टा मार लेना है। 1 के क्यूब से लेकर 20 के क्यूब तक। 1 के क्यूब तो सबको आता है, फिर भी 2 से लेकर 20 तक कर लेना। क्यूब से क्या होगा, देखो रट्टा मारोगे, पहले पहले याद नहीं रहेगा, लेकिन एक दो बार रट्टा मारने के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं मतलब जैसे कि 12 का क्यूब कर रहे हो या फिर 13 का क्यूब किसी क्वेश्चन में कर रहे हो, तब क्या होगा, देखो करते करते आप लोगों का याद रखना मतलब याद रह जाएगा। ठीक है, ये देखना, आप लोग ट्राई करके देखना। बाकी परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये बहुत सारे परसेंटेजेस होता है। मैं एक लिस्ट बना के आप लोगों को एक शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगा। जैसे कि 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है, 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, अभी समझो कि 25 का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 66.66 का फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये 2/3 होता है। ऐसे कुछ फ्रैक्शंस आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा मार लो और बाद में आप लोग उसको प्रैक्टिस करते करते देखना, याद रह जाएगा। और वीडियो को मतलब लेंदी करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपना चैनल का मेंबरशिप स्टार्ट किया है। मेंबरशिप में बहुत कम प्राइस है, शायद 59 एक है और एक 129 है। देखो 59 वाला मेंबरशिप आप लोग अगर चाहो, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो ले सकते हो। मैं वहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रेटेजी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको शेयर करूँगा। कुछ ट्रिक्स जो मैं अप्लाई करता हूँ उनको शेयर करूँगा। मैं सिलोजिज्म और भी इनइक्वालिटीज़, जो भी टॉपिक पे आप लोगों को मतलब दिक्कत होता है, उनको मैं पहले खुद अच्छे से करूँगा, उसका नया ट्रिक बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो। 129 वाला में मैं क्वांट्स रीजनिंग का और भी प्रैक्टिस करने का ट्राई करूँगा, प्रैक्टिस करने का साथ में लाइव भी करूँगा। तो 129 ज़रूरत नहीं है, आप लोग 59 का अगर हो सकता है तो ले लो। मैं उसमें बहुत सारे वीडियो डालूंगा यार, सच में जितने तक मुझे मतलब लगता है जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए डालूंगा। अगर नहीं लेते हो फिर भी कोई बात नहीं है, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे हेटर्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हेट करते रहो। देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रिपेयर जीए एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। मतलब क्या है कि देखो अभी बहुत बाकी है, प्रीलिम्स का भी बाकी है, मेंस का भी बाकी है, लेकिन अभी से करना क्यों इंपॉर्टेंट है,
मैं आप लोग बता दूं, क्योंकि क्या होता है प्रीलिम्स के बाद अगर आप लोग जीए एंड सीए करते हो तब आप लोग रीजनिंग एंड क्वांट्स को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहता। मैं सच बताऊं, मेरा खुद का टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं जब आरआरबी पीओ का मेंस दिया था ना, तब शायद मैंने 5 से 6 होगा ऐसे सेक्शनल मार्क्स दिया था, और फुल मार्क्स मैंने शायद 3 to 4 फुल मार्क्स दिया था मैंने। सोच के देखो, मतलब 1 मंथ मुझे टाइम मिला था और मैंने बस इतना क्वांट्स का और रीजनिंग का मॉक दे पाया। लेकिन अगर मैं रोज रोज क्वांट्स और मॉक दे पाता, मेरे पास टाइम होता, तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर पाता। लेकिन मैंने क्यों नहीं मुझसे हुआ, मैं आप लोग बता रहा हूँ, क्योंकि जीए, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड उसके साथ साथ मेरा कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। तो मैंने पूरा मंथ बस ये सब स्टडी किया। मैं 4 to 5 आवर्स बस ये सब जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर में पढ़ता था, और मेरे पास टाइम नहीं रहता था बाकी सब्जेक्ट के लिए, मैं क्योंकि ऑफिस भी करना है। तो मैं क्या करता था, देखो बाकी टाइम में अगर हो सके तो कभी कभी 2 सेक्शनल मॉक दे देता था, उसमें इंग्लिश का देता था। बाकी सब कुछ यार स्टडी करना है, तब इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो अभी से जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मतलब पढ़ना चालू करो। पढ़ना कैसे है इसका अलग वीडियो में बनाऊंगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले ही पढ़ता था, मेंस के एग्जाम से पहले पढ़ता था, इसीलिए इतना अच्छा स्कोर नहीं आया। लेकिन करंट अफेयर्स से अच्छा खासा स्कोर आप लोग कर सकते हो। अभी देखो थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है, देखो गिव इक्वल वेटेज टू एवरी मेंस सब्जेक्ट। मतलब क्या है, देखो किसी सब्जेक्ट में आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे कि क्वांट्स में करते हैं लोग, रीजनिंग में करते हैं, उनमें तो अच्छा खासा स्कोर आ जाता है। और क्या होता है, देखो जनरल अवेयरनेस से रह जाते, इंग्लिश से रह जाते, कंप्यूटर से रह जाते, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। आप लोग को मेंस क्लियर करना है। मेन क्या है, आप लोग मेन प्रीलिम्स क्लियर करके क्या मिलेगा, आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। तो मेंस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को इक्वल वेटेज देना है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर भी मैं कंप्यूटर से लेके, जनरल अवेयरनेस से लेके, इंग्लिश से लेके सब कुछ मैंने इक्वली वेटेज दिया। इसीलिए आप लोग देखोगे मेरे स्कोर कार्ड में, मेंस का स्कोर कार्ड में आरआरबी पीओ का निकला है, बाकी सबका नहीं निकला। निकलने के बाद आप लोगों को शेयर करूंगा कि मेरा ऐसे नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्कोर है, किसी सब्जेक्ट में मेरा नेगेटिव है, ऐसे नहीं है। मेरा इक्वल मतलब जो एक एवरेज स्टूडेंट को होना चाहिए, ऐसे सभी सब्जेक्ट में मेरा एवरेज स्कोर है, क्योंकि मैंने सभी सब्जेक्ट में फोकस किया। मैंने देखा कि मेरा क्वांट रीजनिंग थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब सेक्शनल में तो नहीं अटकूंगा। तब मैंने क्या किया, मैं करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर एंड रीजनिंग में, कंप्यूटर एंड इंग्लिश में फोकस किया मेंस से पहले, क्योंकि मुझे सभी सब्जेक्ट में पास करना है। ऑलरेडी अगर आप लोग क्या करोगे, देखो सभी सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज दोगे तो देखना आप लोगों का स्कोर बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आप लोग क्वांट्स एंड रीजनिंग में और ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे। मतलब जैसे कि सोचो कि ऐसे 50 में आप लोगों का 30 आ रहा है रीजनिंग में, ठीक है, तो 30 से 35 करने में बहुत हार्ड होगा। लेकिन इंग्लिश जब आप लोग को 15 आ रहा है तब उसको 30 कर सकते हो 1 मंथ पढ़ के, ठीक है। ये सच में है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सब सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना। फिर देखो गिव एवरी बैंकिंग एग्जाम ऑफ 2026 इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। ये सच बता रहा हूँ आप लोगों को एक चीज़, कि जब आप लोग एग्जाम दोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम देना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को प्रेशर रहता होगा। अगर आप लोगों ने कोई एग्जाम नहीं दिया ना, आप लोग फास्ट एग्जाम में जाके देखना, आप लोगों का इससे करेगा मतलब हार्ड भी डे मतलब होगा कि आप लोग एग्जाम दे ही नहीं पाओगे अच्छे से यार। उसमें डीआई में कुछ गलती करोगे, पाजल में कुछ गलती करोगे, देखना आप पाजल में गलती करोगे, डीआई में इंटरप्रेट करने में गलती करोगे, और बाद में नहीं होगा। तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे नहीं होने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सभी बैंकिंग एग्जाम्स को देना है। थोड़ा सा पैसा वगैरह लगेगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी SC ST या फिर बाकी SC ST से वोमेन है, उनको वोमेन को शायद लगता है, मुझे याद नहीं है भी, लेकिन SC ST को तो पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, उनका बहुत कम लगता है फीस, तो उनको तो देना ही चाहिए। बाकी लोगों को भी अगर पैसे का दिक्कत नहीं है तो सभी एग्जाम को दो। फास्ट 1-2 एग्जाम देने के बाद देखना आप लोगों को एग्जाम देने से बहुत इंप्रूव होगा, तब आप लोगों को डर नहीं लगेगा। बाद में 1-2 एग्जाम देने के बाद बाकी एग्जाम को आप लोग क्लियर कर सकते हो। और अगर एक एग्जाम निकल जाए तो उसमें आप लोग मेंस का प्रिपरेशन करोगे, उससे फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट मेंस आप लोगों का अच्छा होगा। ये सच बता रहा हूँ, मैंने सब एग्जाम इसीलिए दिया था, मुझे मेनली आरआरबी पीओ क्लियर करना था, लेकिन मैंने सब एग्जाम इसीलिए दिया था ताकि मेरा प्रिपरेशन हो जाए। देखो मैंने NISCL दिया था, उसमें उसको अब भाई उसका प्रीलिम्स देने मतलब जब अप्लाई किया था उससे पहले मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो था यार, कुछ प्रिपरेशन नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत हुआ था, स्कोर बिल्कुल नहीं आते थे, फिर भी मैंने उसको अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया एंड बाई चांस प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तो मैंने मेंस के लिए अच्छा खासा पढ़ा
और उसी के लिए मैं बाद में नहीं पढ़ा, इतना अच्छा से नहीं पढ़ पाया, फिर भी मेरा एग्जाम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, क्योंकि उसी टाइम मैंने मेंस का अच्छा खासा प्रिपरेशन किया था। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मेक योर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम नाउ ऑन मॉक्स। मतलब क्या है, देखो अभी से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अपना बनाओ कि रीजनिंग में सबसे पहले मुझे क्या करना है। देखो जब भी आप लोग मॉक्स में अटेम्प्ट करते हो तभी से कभी भी अपना स्ट्रेटेजी मत बदलो, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो उसको रेगुलरली फॉलो करो, ताकि उसी स्ट्रेटेजी में आप लोग मेंस फाइनल एग्जाम दे सको। और देखना आप लोगों का इंप्रूव, अभी अगर आप लोगों का 30 आउट ऑफ 80 आ रहा है ना आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का मतलब मॉक में, देखना ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद कम से कम 45 आउट ऑफ 80 आएगा। क्या करना है आप लोगों को, देखो रीजनिंग में समझो, सबसे पहले जाके आप लोगों को इनइक्वालिटीज करना है, सिलोजिज्म करना है, फिर आप लोगों को करना है देखो ब्लड रिलेशन नहीं करना। अगर आप लोगों को ब्लड रिलेशन अच्छे से नहीं आता, मुझे आता था फिर भी मैं ब्लड रिलेशन पहले नहीं करता था, क्योंकि ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। ऑर्डर रैंकिंग कर सकते हो, बाकी मिसलेनियस नहीं करना। देखो मिसलेनियस पहले करोगे 1 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसमें नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को इनइक्वालिटीज करना है, सिलोगिज्म करना है, और अभी मुझे याद नहीं है इतना अच्छे से कि कौन कौन सा टॉपिक आता है। मैं कभी मॉक देके आप लोगों को शेयर करूँगा, मेंबरशिप में शायद डाल दूँ, तो मेंबरशिप अगर हो सके तो ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद आप लोगों को इजी सा पाजल ढूंढना है, इजी सा पाजल करना है, फिर अच्छे से पाजल करना है, मतलब इजी टू हार्ड जाना है। तब क्या होगा, आप लोगों का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। मिसलेनियस को रख देना रीजनिंग में, ताकि लास्ट में अगर 1 मिनट बच जाए, उसी टाइम में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उस टाइम में मिसलेनियस कर लेना। ऐसे मैं करता था। अभी क्वांट्स में क्या है, क्वांट्स में सबसे पहले आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, एथमेटिक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन वगैरह करना है, फिर नंबर सीरीज करना है, फिर डीआई करना है। डीआई के मिडिल पे अगर कोई डीआई हार्ड है तो उसको छोड़ो। देखो कैसलेट आप लोगों को पहले नहीं उठाना है, कोई कैसलेट बहुत ईजी हो जाता है, कोई कैसलेट बहुत फालतू का होता है। तो डीआई कर 1-2 डीआई करने के बाद कुछ इजी सा अरिथमेटिक करो, फिर से डीआई करो। मतलब ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आता है। देखना फाइनल में भी आप लोगों का स्कोर इससे बढ़ेगा। और मेरा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होता था, ये मैं कभी आप लोगों को मॉक्स देके मेंबरशिप में डाल दूंगा, या फिर वीडियो भी डाल दूंगा। आप लोग बताना, अगर ज़्यादा लोगों को जरूरत है तो वीडियो बना के डालूंगा, अगर कुछ लोगों को ही चाहिए तो मैं मेंबरशिप में डाल दूंगा। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।